मैं आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जिसका ब्रह्मास्त्र का पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास उन भाइयों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जिनका सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनने का। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूँ दोस्तों, अगर आप दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकालना चाहते हो दोस्तों, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल आज से स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा और दोस्तों आपको पढ़ना ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जी के जिसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप इंपोर्टेंट जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो दोस्तों आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आंकलन करने में मदद करने वाले केंद्र सरकार के ऐप का नाम क्या है दोस्तों? तो इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरोग्य सेतु ऐप इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कोरोना वायरस की बात आई है, तो कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो कोरोना वायरस की शुरुआत दोस्तों चाइना के वुहान शहर में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 किसने रखा था? तो कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 WHO ने रखा था। ठीक है, WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं आयुष्मान की। तो आयुष्मान से याद आता है दोस्तों आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका उद्देश्य था दोस्तों गरीब और असहाय परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चिरंजीवी की बात करते हैं दोस्तों, तो चिरंजीवी से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना इसकी शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, और कितने किलोमीटर की दूरी तय करी थी इसने? तो इसने करी थी 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी उसमें कितने डिब्बे थे? तो उसके अंदर 3 डिब्बे थे। ठीक है, उन डिब्बों का नाम है, पहले डिब्बे का नाम है सिंध, दूसरे का नाम था साहिब, और तीसरे का नाम था सुल्तान। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बाद, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस दोस्तों मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में बने थे। ठीक है, और दोस्तों किस अधिवेशन में बने थे? तो ये बने थे हरिपुर अधिवेशन में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, और कब करी थी? तो ये करी थी 1939 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी करी थी। ठीक है, और कहाँ पर करी थी? तो ये करी थी सिंगापुर में। ठीक है, और कब करी थी? तो ये करी थी 1943 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जो नारे दिए थे उनके नारों का नाम है दोस्तों, पहले नारे का नाम है दोस्तों दिल्ली चलो, और दूसरे नारे का नाम है जय हिंद। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इनकी आत्मकथा का नाम है, इनकी आत्मकथा का नाम क्या दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म दोस्तों ओडिशा राज्य में हुआ था। ठीक है, ओडिशा के कटक में इनका जन्म हुआ था, और दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सरोजिनी नायडू की बात करते हैं दोस्तों, तो सरोजिनी नायडू वह महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों सरोजिनी नायडू से कि ये सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, और किस राज्य की थी? तो ये थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से बनता है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी और किस राज्य की बनी थी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की, और सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आज का हमारा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तारा
पृथ्वी के सबसे निकट है दोस्तों? तो यह है सूर्य, ठीक है। सूर्य भी दोस्तों एक तारा है जो कि दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है दोस्तों? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा है अल्फा सेंचुरी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पृथ्वी से ध्रुव तारे के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? तो पृथ्वी से ध्रुव तारे के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? तो ये है 431 प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश पहुंचता है दोस्तों वो कितने समय में पहुंचता है दोस्तों? तो ये पहुंचता है 8 मिनट 16.6 सेकंड में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या दोस्तों? तो इस वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड बॉर्नेट नोबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अल्फ्रेड नोबल ने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब करी थी? तो अल्फ्रेड नोबल ने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 में इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो ये करी थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कब करी थी दोस्तों? तो ये करी थी 1884 में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के साथ एक और व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम है गोपाल गणेश, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि दोस्तों गोपाल गणेश और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों ने मिलकर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी, ठीक है। और कब करी थी मैं आपको बता दिया, ठीक है। 1884 में करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आज का हमारा, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है दोस्तों? तो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों 18 वर्ष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों पहले न्यूनतम मतलब पहले कितनी आयु थी? तो पहले थी 21 वर्ष, लेकिन बाद में 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। और कब करी गई थी दोस्तों? तो ये करी गई थी 61वां संविधान संशोधन जो कि दोस्तों 1989 में हुआ था, ठीक है। इस संविधान संशोधन में, ठीक है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आज का हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कहां पर कब हुआ था दोस्तों? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन दोस्तों 1896 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी यूनान के एथेंस शहर में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ओलंपिक खेल जो होते हैं दोस्तों ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में खेले जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत में पहली बार, ठीक है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में दोस्तों 1900 में भाग लिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में गोल्ड कब जीता था दोस्तों? तो ये जीता था 1928 में और हॉकी में जीता था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आज का हमारा, मधुमेह जिसको डायबिटीज बोलते हैं का रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है दोस्तों? तो ये अग्नाशय है, ठीक है। अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने की वजह से दोस्तों मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी दोस्तों? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों अग्नाशय है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अग्नाशय दोस्तों क्या निकलता है दोस्तों? तो अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है। इंसुलिन के अधिक स्राव से दोस्तों मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं फेफड़ों की दोस्तों। तो फेफड़ों से संबंधित कौन कौन से रोग है दोस्तों? तो फेफड़ों से संबंधित है टीबी, ठीक है, अस्थमा और निमोनिया रोग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आज का हमारा, भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को दोस्तों मतलब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हुआ था, और कब हुआ था वो? तो वो हुआ था 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है। बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हुआ था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आज का हमारा,
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको जाना जाता है मालाबार के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आज का हमारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है दोस्तों? तो इनका कार्यकाल रहता है 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आज का हमारा। भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारत का सबसे अधिक, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो भारत का सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र और ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आज का हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों, सेल्युलर टेलीफोन सेवा से संबंधित WAP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो WAP का फुल फॉर्म है दोस्तों वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आज का हमारा। सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सदाबहार वनों को दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सदाबहार वन दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन दोस्तों ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। और दोस्तों वहाँ का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आज का हमारा। मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु वर्तमान में कितने भाग है दोस्तों? तो वर्तमान में 6 भाग हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कौन कौन से दोस्तों? तो वो है पहला दोस्तों, मैं आपको सारे भाग बताता हूँ, ठीक है। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चौथे की बात करते हैं दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवें की बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ठीक है। और छठे की बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोस्तों 6 अधिकार बता दिए, ठीक है। इसके अलावा 7वां अधिकार कौन सा था? तो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जिसको दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में एक कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया था दोस्तों? तो बाहर मतलब संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग H5N1 नामक वायरस से होता है दोस्तों? तो ये होता है बर्ड फ्लू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों बर्ड फ्लू जो है दोस्तों H5N1 नामक वायरस से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं स्वाइन फ्लू की, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू किससे होता है दोस्तों? तो स्वाइन फ्लू होता है H1N1 नामक वायरस से होता है, ठीक है, स्वाइन फ्लू। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एड्स की बात करते हैं दोस्तों, एड्स में दोस्तों HIV की फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। तो HIV की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनोइड फिशियंसी वायरस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आज का हमारा। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई थी दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये की गई थी 1975 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975 में आरंभ की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आज का हमारा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना दोस्तों सितंबर 1956 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आज का हमारा। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर से है दोस्तों? तो गंगा नदी भारत में बहती है, ठीक है, मतलब भारत में ही है दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। रावी नदी का उद्गम स्थल मतलब भारत में ही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल दोस्तों भारत के बाहर से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से निकलती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी? तो ये निकलती है तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी
भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है दोस्तों तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, ये कहाँ से है दोस्तों? तो गंगा नदी निकलती है, मतलब गंगा नदी जो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से बनती है दोस्तों गंगा नदी, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदी जब दोस्तों देवप्रयाग में मिलती हैं तब जाके गंगा नदी बनती है, ठीक है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गंगोत्री हिमानी से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रावी नदी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो रावी नदी और ब्यास नदी दोस्तों मतलब हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इन दोनों का उद्गम होता है, ठीक है, रावी नदी का भी और ब्यास नदी का भी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है? तो ये है दोस्तों एलोरा की गुफाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण दोस्तों राजकोट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अजंता की जो गुफाएं होती हैं दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया था? तो अजंता की गुफाओं का निर्माण दोस्तों वाकटक सम्राट हरिसेन ने करवाया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं पूछी जाती हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आज का हमारा। मैक द्वारा, ठीक है, निम्न में से किसकी गति मापी जाती है दोस्तों? तो मैक द्वारा दोस्तों हवाई जहाज की गति मापी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है दोस्तों, मतलब वायुमंडल की आर्द्रता दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों आज का हमारा। निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है दोस्तों? तो प्यूपिल मानव नेत्र का भाग है, रेटिना भी भाग है, ठीक है, उसके अलावा आइरिस भी भाग है, लेकिन फीमर भाग नहीं है, ठीक है। फीमर दोस्तों एक हड्डी का नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक है, फीमर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी फीमर ही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों स्टेपिस, ठीक है। और दोस्तों यह कान की हड्डी, ठीक है। कान में दोस्तों 3 हड्डी पाई जाती है, ठीक है, यानी कि एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, दोनों कानों में 6 हड्डी हो गए, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको भेजता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति है इसका पद किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति है इसका जो निर्वाचन है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो भारत का निर्वाचन मतलब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद, ठीक है, 55 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति है इसका पद मतलब किस देश के संविधान से लिया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति का पद दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति है इसमें दोस्तों जो चुनाव पद्धति अपनाई जाती है तो उस चुनाव पद्धति को कहाँ से लिया गया है? तो उस चुनाव पद्धति को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जो अपना त्यागपत्र किसको देगा दोस्तों? तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बना दोस्तों कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है। और दोस्तों प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों आज का हमारा। निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया दोस्तों? तो ये दिखाया गया समुद्रगुप्त को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बता दोस्तों कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम है हरिशरण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त संवत चलवाया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को और देवराज या
फिर या फिर दोस्तों प्रभुसेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, देवराज या फिर प्रभुसेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आज का हमारा। शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 आज का हमारा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसके वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। और एंटोनियो गुटेरेस किस राज्य के हैं, मतलब किस देश के हैं दोस्तों? तो यह है पुर्तगाल के, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों आज का हमारा। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है दोस्तों? तो मधुबनी चित्रकारी दोस्तों बिहार राज्य की शैली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा तो झारखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो झारखंड की प्रसिद्ध चित्रकारी का नाम क्या है? तो झारखंड की प्रसिद्ध चित्रकारी है दोस्तों, ठीक है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है जदो पटिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 आज का हमारा। कौन सी ग्रंथि, ठीक है, शरीर का ताप नियत रखती है दोस्तों? तो ये रखती है दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो शरीर का ताप नियत रखती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो मानव शरीर है दोस्तों, उसको मतलब मानव शरीर में जो नींद को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? तो ये करती है पीनियल ग्रंथि, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दोस्तों जो पीनियल ग्रंथि है ये मानव शरीर में नींद को नियंत्रित करती है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों आज का हमारा। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन दोस्तों फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पौधों में जो जल मतलब पौधों में जल को मतलब कौन लेके जाता है अन्य भागों तक? तो पौधों में जल का परिवहन दोस्तों जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है दोस्तों। आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि पौधों में दोस्तों कार्बनिक पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, और पौधों में जो जल होता है दोस्तों मतलब जल का परिवहन किसके द्वारा होता है अन्य भागों तक? तो ये जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों आज का हमारा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 दोस्तों किस गवर्नर जनरल के मतलब शासनकाल में आया था? तो ये आया था दोस्तों मतलब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था, और ये पास हुआ था 1856 यानी कि दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये पास हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के पक्ष में आंदोलन किसने किया था? तो ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, अधिनियम के पक्ष में आंदोलन किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। दोस्तों मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ दोस्तों इनको ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। इसके अलावा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो ये था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मतलब स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बाद में ये राष्ट्रपति का पद बन गया था, ठीक है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं दोस्तों, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना
किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ललित, ठीक है, उत्तर प्रदेश के दोस्तों, ठीक है, ललितपुर जिले में ये माता टेला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में हसदेव, जिसको मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं, ये स्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बिहार की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार में दोस्तों सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना दोस्तों गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान में दोस्तों एक प्रसिद्ध परियोजना, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है बीसलपुर परियोजना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं दोस्तों। धोखाधड़ी के उद्देश्य से ईमेल आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते आदि जैसी व्यक्तिगत सूचना पूछना क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है दोस्तों फिशिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों आज का हमारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है दोस्तों? तो ये बन सकते हैं उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल द्वारा होती है। इसके अलावा दोस्तों जो राज्य के मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों, इसको अपने पद से कौन हटा सकता है? तो इसको मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों आज का हमारा। जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कौन कौन से प्रकार होते हैं मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। पहले का नाम है CGST, दूसरे का नाम है SGST, तीसरे का नाम है IGST और चौथे का नाम है दोस्तों UTGST, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। CGST जो है दोस्तों ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा SGST ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा IGST ये इंटरनेशनल लेवल का होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों UTGST ये केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों GST की फुल फॉर्म क्या होती है? तो GST की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था दोस्तों? तो GST लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। और कब लागू करी थी इसने? तो इसने करी थी 1954 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों GST लागू करने वाला अपना भारत कौन सा नंबर का दोस्तों? तो GST लागू करने वाला भारत का स्थान है दोस्तों 161वां स्थान है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत में GST कब लागू हुई थी? तो भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां पर GST लागू हुई थी? तो ये राज्य था असम राज्य, ठीक है। पहला राज्य था असम और दूसरा राज्य था बिहार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों GST किस प्रकार कर रहे हैं? तो यह है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको दोस्तों परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं कि भारत में दोस्तों GST का जनक कौन कहा जाता है दोस्तों? तो भारत में GST के जनक दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में GST कब लागू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में GST 16 मई 2017 को लागू हुई थी, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों आज का हमारा। आंतरिक सुरक्षा क्या है दोस्तों? तो आंतरिक सुरक्षा दोस्तों देश के अंदर राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों की अनुपस्थिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट नहीं है दोस्तों, एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के मध्य है दोस्तों? तो तीस्ता जल विवाद दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तीस्ता जल विवाद दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, यानी कि दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल विवाद होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों और ये हमारा आज आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है दोस्तों? तो यह है सोनभद्र जिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 4 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? तो पहले का नाम था बिहार, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये दोस्तों 4 राज्य हैं जो कि दोस्तों सोनभद्र जिले से स्पर्श होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।